गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे कुछ करंट इवेंट्स के बारे में और जनरल अवेयरनेस के बारे में। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैन बुकर प्राइज की। ये इंग्लिश भाषा में लिखे फिक्शंस पर पुरस्कार दिया जाता है और संसार के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी और जो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको जीता था उनका नाम है P.H. न्यूबाई और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और वो पुस्तक थी समथिंग टू आंसर फॉर। उसके बाद लास्ट जो बुकर प्राइज है ये 2024 में दिया जा चुका है और ये मिला है सामंथा हार्वे को। सामंथा हार्वे को। और जिस पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया उस पुस्तक का नाम है ऑर्बिटल। इस मैन बुकर प्राइज की जो घोषणा है विनर की वो 10 नवंबर को होगी, लेकिन अभी रिसेंटली ये इसलिए न्यूज में था कि जो 6 नाम या 6 ऑथर्स या जो 6 लेखक जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, यानी कि जो पुरस्कार मिलेगा 10 नवंबर को वो इन्हीं 6 लोगों में मिलेगा। तो वो नाम है किरण देसाई, सुसान चोई, केटी कितांबरा, डेविड सलाजे, बेन मार्कोविटिस, एंड्रयू मिलर। ठीक है, तो ये 6 नाम हैं जिनमें से एक की पुस्तक को ये पुरस्कार मिलेगा और इसमें अब हमारी भारत की किरण देसाई भी हैं और जिस पुस्तक के लिए उनको नामित किया गया है वो है लोनलीनेस ऑफ क्या कहते सोनिया एंड सनी। ये जो है वो कुछ ऐसे 2 बच्चों की कहानी है। ये बैकग्राउंड जो है 1996 से 2012 के बीच में है, जो अमेरिका जाते हैं और जिनकी ट्रेन में मुलाकात होती है। तो फैमिली टाइज, इमोशंस, लव, इसके ऊपर ये कहानी आधारित है। अब ये जो किरण देसाई हैं इन्होंने ऑलरेडी 2006 में मैन बुकर पुरस्कार जीता था और उस पुरस्कार जिस पुस्तक के लिए उन्होंने जीता था वो था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। बहुत महत्वपूर्ण लेखिका हैं और इनको भारत का प्रतिष्ठित अवार्ड जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो भी मिला था और जिस पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था उसका नाम है फायर ऑन द माउंटेन। और ये ऐसे परिवार से आती हैं जहां पर लेखक होते हैं, क्योंकि इनकी जो मदर हैं अनीता देसाई वो 3 बार शॉर्ट लिस्टेड हो चुकी हैं इस मैन बुकर प्राइज के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें कभी ये पुरस्कार नहीं मिला। अब देखते हैं कि 10 नवंबर को इन 6 में क्या किरण देसाई इस पुरस्कार को जीत सकती हैं। अब मैन बुकर प्राइज के साथ एक और प्राइज भी मिलता है, वो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज और वो अनुवाद की पुस्तक के लिए मिलता है। यानी कि किसी भी भाषा में वो पुस्तक लिखी हुई हो और उसका अनुवाद अगर अंग्रेजी में हो जाता है तो फिर वो पुस्तक इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए आ जाती है, उसमें से उसका चयन होता है। और 2025 में ये पुरस्कार भारत की बानू मुश्ताक ने जीता है।
इस वर्ष जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो क्या कहते हैं, बानू मुश्ताक ने जीता है। और इनके साथ एक जो ट्रांसलेटर हैं, उस मतलब दोनों को ये शेयरिंग मिलता है, और वो हैं दीपा भास्ती। दीपा भास्ती। बानू मुश्ताक ने कन्नड़ भाषा, देखो भारत की जो 22 भाषाएं हैं, मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था, जो 8वीं अनुसूची में आती हैं, उनमें से एक भाषा है कन्नड़, जो कर्नाटका और उसके आसपास बोली जाती है। तो उस भाषा में उन्होंने एक पुस्तक को लिखा जिसका नाम था हार्ट लैम्प। ठीक है, और दीपा भस्ती ने उसको ट्रांसलेट किया, ये पुस्तक गई और ये प्रथम पुरस्कार या इंटरनेशनल बुकर प्राइज ले आई है। जहां तक भारतीयों का सवाल है और मैन बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात है, तो जो 2022 में एक इंडियन लेडी ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता था, और उन लेडी का नाम है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री। ये बहुत अच्छी लेखिका है और दिल्ली बेस्ड हैं ये। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी रेत की समाधि, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने। टूम ऑफ सैंड के नाम से, और इनको ये वाला पुरस्कार 2022 में मिला, यानी कि इंडिया ने 2022 में पुरस्कार जीता। और उसके बाद 2025 में बानू मुश्ताक और दीपा भस्ती ने पुनः इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत लिया है, और हम मैन बुकर प्राइज की दौड़ में भी चल रहे हैं। अच्छा, जहां तक भारतीय मूल के लोगों का सवाल है कि किन किन ने जीता, उसमें 1971 में सबसे पहले वीएस नायपॉल ने इसको जीता था। इसके बाद 1975 में एक थी रूथ प्रवर झाबवाला, उनको ये मैन बुकर प्राइज मिला, और साथ साथ उनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। लेकिन अगर हम बात करें कि बिल्कुल प्योर इंडियन, ये क्योंकि ये रेजिडेंट इंडियंस नहीं थे, तो वो पुरस्कार मिला है अरुंधति रॉय को 1977 में, और वो पुस्तक अक्सर पूछ ली जाती है, अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, उसके बाद फिर ये गीतांजलि श्री को मिला, और उसके बाद क्या कहते हैं, ये इसको मिला देसाई को, और किरण देसाई को मिला, और फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट जो है बानू मुश्ताक को मिला है। लेट अस सी कि 10 नवंबर को इसका क्या परिणाम आता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना इस समय न्यूज में चल रही है, और वो है देवचा पश्चिमी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर। ये प्रोजेक्ट जो है वो वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, और ये जो कोल फील्ड है, ये एक वेस्ट बंगाल में जगह है बीरभूम, वहां पर ये कोल फील्ड है, और ये एस्टिमेट किया है कि यहां पर जो कोल रिजर्व है वो 2100 मिलियन टन है। तो ये प्रोजेक्ट हो रहा है, चल रहा है, और इस प्रोजेक्ट को बन जाने के बाद ये क्या कहते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा माइनिंग प्रोजेक्ट होगा। जहां तक माइनिंग प्रोजेक्ट की बात है, सबसे बड़ा जो विश्व में माइनिंग प्रोजेक्ट है वो अमेरिका में है, नॉर्थ रोशेल, नॉर्थ एडिनो
एंटीलोपी रुशेल, ये यूएसए में है। जबकि संसार का दूसरा सबसे बड़ा जो है वो है गेवरा माइंस, और तीसरा सबसे बड़ा है कुसमुंडा। और ये दोनों दूसरे और तीसरे नंबर की जो कोल माइंस हैं ये भारत के छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद जब ये बन जाएगा, ये माइनिंग प्रोजेक्ट देवचा पश्चिमी का तैयार हो जाएगा, तो ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद अभी क्या है कि इसको लेके विरोध चल रहा है। कांग्रेस की पार्टी, सीपीआईएम और ये सब जो है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं, और इसके ये दो रीजन दे रहे हैं। एक दे रहे हैं इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, कि इसका जो है वो एनवायरनमेंट पे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कोल माइनिंग अगर होगी तो आसपास का क्षेत्र जो है वो गड़बड़ करेगा। और दूसरा ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल फॉर डिस्प्लेसमेंट, कि आप इस कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के बहाने से जो वहां की जनता है उसको डिस्पर्स कर देंगे, और अगले वर्ष इलेक्शन है तो आप अपने हिसाब से उनको जो वहां पर जनसंख्या रह रही है उसको डिस्पर्स करेंगे। तो उन्होंने ये मांग की है कि इस प्रोजेक्ट को तुरंत बंद कर दिया जाए और इसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी बैठ दी जाए। अब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का भी तर्क है, वो ये कहते हैं कि ये जो कोल माइन है ये 3400 एकड़ में फैली हुई है। तो उन्होंने कहा है कि 90% जो ये कोल माइन का प्रोजेक्ट है ये अंडरग्राउंड है, और जब ये अंडरग्राउंड है तो ना तो किसी घर को, ना किसी जनता को विस्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, और ना ही पोल्यूशन भी होगा, क्योंकि जब जितना सबसे डीप में नीचे चले जाएंगे तो पोल्यूशन या एनवायरमेंटल पे जो इम्पैक्ट है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, वो कम से कम होगा। और वो ही कहते हैं कि केवल 10%, लगभग 326 एकड़ का जो क्षेत्र है वो क्या आउटकास्ट माइंस होगा, यानी कि जो सतह पर इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। अभी वो लोग धरने पर बैठे हुए हैं, लेट अस सी उसमें वो क्या करते हैं। लेकिन कुछ और भी ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में ये चल रहे हैं प्रोजेक्ट, जैसे हुरा में चल रहे हैं, ये ओपन कास्ट माइन का सबसे बड़ा पहला था। उसके बाद सोनेपुर और झांझरा, ये दोनों नई कोल माइनिंग साइट्स हैं जो अभी चल रही हैं। रानीगंज बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों के जमाने से ही इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि देश में सबसे पहली जो रेलवे लाइन चली वो बॉम्बई से ठाणे के लिए चली थी, लेकिन उसके तुरंत बाद जो दूसरी रेलवे लाइन चली वो कलकत्ता से रानीगंज के लिए चली थी, कोयले के लिए। तो रानीगंज, उसके बाद गंगाराम चाक, उसके बाद भदूलिया और बारजोरा, ये कुछ और इंपॉर्टेंट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट हैं जो इस समय वेस्ट बंगाल में चल रहे हैं। जहां तक हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा कोल माइन के रिजर्व अपनी स्टेट्स के हिसाब से कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है झारखंड, नंबर 1 स्टेट है। नंबर 2 पे आता है पश्चिम बंगाल, और नंबर 3 पे आता है मध्य प्रदेश। तो ये तीन जो हैं वो हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी कुछ वो हैं, क्या कहते हैं, साइट्स, और एमपी में भी हैं जहाँ कोल माइनिंग होती है। सबसे पहले एमपी में होती है। एमपी में एक बहुत बड़ा कोल माइनिंग रिजर्व वो भी है, वो प्रोजेक्ट भी है, जिसको बोला जाता है सिंगरौली। यहाँ पर एक सोहागपुर भी है, और सिंगरौली से लगा उत्तर प्रदेश का सोनभद्र का इलाका है, जहां पर कई कोल माइनिंग प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे काकरी, कृष्णशिला, खड़िया और बीना थोड़ा अलग हटके ये आ जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सिंगरौली है, और सिंगरौली में ओपन कास्ट यानी कि सरफेस माइनिंग होती है, और इसको भारत का एनर्जी कैपिटल या भारत की ऊर्जा राजधानी बोला जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि न केवल यहां पर कोयले के बहुत ज्यादा रिजर्व हैं, बल्कि ये देश की बिजली बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस स्थान का है।
सिंगरौली का है, और यही कारण है कि इसको इंडियाज एनर्जी कैपिटल भी कहते हैं। अच्छा, अब कुछ और थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं प्रयास में नए। तीन थर्मल पावर स्टेशंस हैं जो बहुत जल्दी स्थापित होने वाले हैं। उसमें एक है तलाबीरा थर्मल पावर, ये पावर प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, ये उड़ीसा स्टेट में है। इसके बाद एक है नबीनगर, ये नबीनगर जो है ये बिहार राज्य में है। और एक तीसरा है इंपॉर्टेंट घाटमपुर, और ये घाटमपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। जहां तक सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट जो सबसे बड़ा है उसकी बात आती है तो पहले नंबर पे है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मुंद्रा, ये मुंद्रा जो है वो गुजरात राज्य में है। और तीसरा भी वहीं पर है, वो है मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। ये तीन गुजरात, दो गुजरात में है और सबसे बड़ा जो है वो विंध्याचल में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी कई सारे प्लांट हैं थर्मल पावर प्लांट। इसमें एक नाम है अनपारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं याद रख के रहना है। उसके बाद रिहंद भी आता है यहां पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घाटमपुर तो बनेगा तब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद एक दादरी, जो क्या कहते हैं नोएडा के पास इधर है, तो दादरी में भी एनटीपीसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट है ओबरा। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं जिनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सबसे पुराना भारत का थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो वो जो है वो हुसैन सागर में है। हुसैन सागर हैदराबाद, यानी कि जिसकी जो राज्य की किसकी कैपिटल है वो तेलंगाना की, ठीक है। ये जो हुसैन सागर है ये बहुत विशालकाय आर्टिफिशियल लेक है जिसको मनुष्य ने ही बनाई है। और इसकी विशेषता ये है कि ये हृदय के आकार को लेके है, दिल के आकार को लेके है। और यही कारण था कि क्या कहते हैं UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने 2012 में इसको हार्ट ऑफ द वर्ल्ड की संज्ञा दी है, मतलब संसार का हृदय। और इस हुसैन सागर के बीच बहुत सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेकों में से, और इसके बीचों बीच जो है वो एक मोनोलिथिक यानी कि एक सिंगल स्टोन से भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। और ये क्या करती है, हैदराबाद और सिकंदराबाद जो ये ट्विन सिटी हैं उन दोनों को कनेक्ट करती है। तो ये हमारा सबसे पहला पावर प्लांट है। और ये जो ये तो 1920 में बना, लेकिन हुसैन सागर लेक जो है ये 1563 में बनी थी, 1563 में। और इसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो इब्राहिम कुली कुतुब शाह को, कुतुब शाही डायनेस्टी थी तो इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने इस हुसैन सागर को बनवाया था। तो ये द्योचा पश्चिमी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, इसका विरोध हो रहा है, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया के लिए ये आने वाले समय में हमें पता पड़ेगा। इसके बाद एक और नाम है,
नापला। नापला जो है ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है और 25 सितंबर को प्रधानमंत्री ने यहां पर माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की वो शिलान्यास किया है। अब ये यहां पर जो है इस नापला जगह पर यहां पर 4 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स लगाए जाएंगे और हर न्यूक्लियर पावर यूनिट की जो कैपेसिटी है वो 700 मेगावाट होगी। यानी कि 700 700 700 700 यानी कि जो 4 ये न्यूक्लियर प्लांट हैं ये 2800 मेगावाट जो है उसकी कैपेसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी होगी। यानी कि कोई भी खराब गैस उत्सर्जित नहीं होगी जो एनवायरनमेंट को खराब करेगी। और इसके लिए जो प्रोसेस होगा वो है प्रेशर्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। इनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी और ये हमारा न्यूक्लियर प्लांट चलेगा। अब इसका फायदा क्या होगा ये जो नापला में बनेगा? सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। दूसरी चीज क्या है, जो बाहर की विदेशी कंपनियां हैं वो वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी, ये लाभ होगा। तीसरा क्या लाभ होगा कि वहां जो लोग रह रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने लगेगा। और चौथी चीज ये जो रीजन है पूरा जो क्षेत्र है इसका विकास होगा। तो ये इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशन अभी नापला पर हुआ है। इसके बाद एक और चीज है, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। ये अभी हरियाणा में ये भी 25 सितंबर को शुरू की गई है। ये फाइनेंशियल एम्पावरमेंट स्कीम है फॉर वीमेन। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक स्कीम चलाई गई है और इसका इनॉग्रेशन जो है वो नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य है टू मेक वीमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कि महिलाओं को वित्तीय रूप से या आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना और दूसरा उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधार में लाना। तो जो एलिजिबल महिलाएं हैं उन्हें 2100 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी महिलाओं को मिलेगा? सबसे पहली चीज कि जो महिला 23 साल की हो चुकी है उसको इस स्कीम का हिस्सा माना जाएगा। दूसरा, वो जिस परिवार में रह रही है उस परिवार की टोटल इनकम 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि वो जो महिला या उसका परिवार है वो हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। और इसमें सबसे चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें फैमिली को यूनिट नहीं बनाया है। यानी कि एक परिवार में अगर एक से अधिक महिला 23 वर्ष की और 1 लाख रुपए एनुअल इनकम से नीचे हैं तो चाहे वो जितनी भी महिलाएं हो उन सबको अलग अलग ये पैसा दिया जाएगा और इकोनॉमिकली उनको मजबूत बनाया जाएगा। तो ये दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर को हरियाणा में शुरू हो गई है। इसके बाद कुछ ट्रॉफीज हैं। मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल की। देखो अलग अलग करके जो है, जैसे एक बार फुटबॉल ये धीरे धीरे आपको वो करना पड़ेगा। तो जो नेशनल हमारे लेवल पे आती है उसमें सबसे पहला नाम है डूरंड कप या डूरंड ट्रॉफी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रॉफी है और 2025 में इसको जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। ये विनर रही है। और जो क्या कहते हैं रनर अप रहा, यानी कि जो दूसरे नंबर पे रही वो है डायमंड हार्बर। अब इस डूरंड कप की विशेषता क्या है?
ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और पूरे विश्व में ये तीसरे नंबर का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। ये सबसे पहले जो है वो शिमला में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर मॉर्टिमर ड्यूरंट, उन्होंने इसको शुरू किया था और तब से ये अब तक चला आ रहा है। और इस बार जो ये प्रतियोगिता 2025 की हुई थी, ये 134th या 134वां एडिशन है। तो ये इतना पुराना जो है ये हमारे यहाँ वो है टूर्नामेंट। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट वो है ट्रॉफी, वो है सुब्रोतो कप। आज मैं और कुछ नहीं ले रहा, मतलब मैं फुटबॉल के कुछ कप्स आपको बता दे रहा हूं जो इम्पोर्टेंट है। सुब्रोतो कप, अब ये तो हो गया ओपन डूरंट कप, तो इसमें सब बड़े बड़े वो लेते हैं। लेकिन ये जो सुब्रोतो कप है ये इंटर स्कूल है, यानी कि 12वीं तक के पूरे भारत के जो स्कूल्स हैं वो इस सुब्रोतो कप में भाग लेते हैं। मतलब इट इज इंटरनेशनल इंटर स्कूल कंपटीशन। इसमें भारत के अलावा भारत के बाहर के भी जो स्कूल्स हैं उनके बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। यहाँ तक कि अफगानिस्तान की टीम भी यहाँ पर आई, थाईलैंड, और ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं और ये टूर्नामेंट होता है। ये मतलब अगर बच्चों की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है इंटर स्कूल, और इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। और जिस व्यक्ति के नाम पर ये सुब्रोतो कप है, ठीक है, वो है सुब्रतो मुखर्जी। ये पहले कमांडर इन चीफ थे इंडियन एयरफोर्स के। देखो, भारतीय जो एयरफोर्स है वो 1932 में आई, जब अंग्रेजों के हम अधीन है, और इसको बोला जाता था रॉयल एयरफोर्स। तो शुरुआत में जिन भारतीयों का चयन इस एयरफोर्स में हुआ उसमें सुब्रतो मुखर्जी थे। इसके बाद किसी भी चीज में, चाहे स्टेशन की कमांड हो, चाहे स्क्वाड्रन की कमांड हो, इन सब में सबसे पहले जो लीड करते रहे वो सुब्रतो मुखर्जी करते रहे, और अल्टीमेटली वो भारत के पहले कमांडर इन चीफ भी बने। और यही कारण है कि कभी कभी इनको जो है फादर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद ये माना जाता है। तो इनके नाम पर ये सुब्रतो मुखर्जी कप जो है वो शुरू है। अभी इसका जो 2025 के जो विनर्स हैं, ये प्रतियोगिता संपन्न हो गई है, और इसमें 2025 में जो जीता है वो है फारूक हायर सेकेंडरी स्कूल। ये केरल में एक डिस्ट्रिक्ट है कोझिकोडे, तो कोझिकोडे का ये जीता है फारूक हायर सेकेंडरी स्कूल। और इसके जो रनर अप रहे हैं वो जो है वो वहां के रहे हैं उत्तराखंड के एम्यूनिटी पब्लिक स्कूल रुद्रपुर एक जगह है जो पहले यूपी का हिस्सा होता था, अब वो उत्तराखंड में आता है, तराई का क्षेत्र है ये, वो रनर अप रहा है। ठीक है, उसके बाद 1998 से, मतलब 1960 से तो ये 12 तक शुरू हुआ, मतलब अंडर 18, उसके बाद अंडर 15 भी ये टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। अच्छा, अब ये तो चलता रहा, ये तो दोनों प्रतियोगिताएं जो है, डूरंट कप हो गया और उसके बाद जो है संतोष ट्रॉफी हो गई, तो महिलाओं को भी धीरे धीरे जागृति मिली, और 1991 में एक नेशनल ट्रॉफी महिलाओं के लिए भी शुरू की गई जो कहलाती है राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी। ये भारत की सीनियर वीमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है, और ये प्रारंभ हुई थी 1991 में, और 2024-25 में इसको जीता है मणिपुर ने, और इसमें सेकंड नंबर पे रही है उड़ीसा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वो हैं। और ये जो खेला गया था 24-25 का, ये नारायणपुर में खेला गया था, ये स्टेडियम छत्तीसगढ़ में है, और जो अगली प्रतियोगिता अब होगी 25-26 के लिए, वो भी नारायणपुर में होगी।
उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फुटबॉल का कप है जिसको बोला जाता है संतोष ट्रॉफी, और इसकी शुरुआत 1941 में हुई। तो जैसे ये उसके नाम पे नहीं है, जैसे आप देखते हैं डूरंट ट्रॉफी, ये उसके नाम पे है, क्या कहते हैं, मोर्टिमर डूरंट के नाम पे। सुब्रतो कप ये सुब्रतो मुखर्जी के नाम पे है। लेकिन जो संतोष ट्रॉफी है इसको शुरू किया था एक वो थे, रियासत के राजा ही रहे थे, मनमथ नाथ राय चौधरी, और उनकी जो रियासत थी वो संतोष रियासत थी जो इस समय बांग्लादेश में पड़ती है। तो उन्होंने 1941 में इसको शुरू किया। बाकी में तो केवल एक ही अवार्ड मिलता है, लेकिन संतोष ट्रॉफी वो टूर्नामेंट है जिसमें फर्स्ट वाले को अलग ट्रॉफी, सेकंड वाले को अलग ट्रॉफी, और थर्ड नंबर वाले आने वाले को अलग ट्रॉफी दी जाती है। जो फर्स्ट नंबर पे आता है उसको संतोष ट्रॉफी मिलती है, सबसे बड़ा विनर होता है। जो रनर अप होता है, सेकंड नंबर का होता है, उसको कमला गुप्ता ट्रॉफी दी जाती है, और जो तीसरे नंबर का होता है उसको संपांगी ट्रॉफी कप दिया जाता है। संपांगी कप ये दिया जाता है, ठीक है। और इसका 78वां एडिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका 2024-25। अब ये इसमें अभी ये टूर्नामेंट का होगा, और 2024-25 में जो इसको जीता था वो पश्चिम बंगाल ने जीता था, और रनर अप जो थी वो केरला थी, और ये हैदराबाद में खेला गया था। हैदराबाद में एक स्टेडियम है, गाची बाउली स्टेडियम, गाची बाउली स्टेडियम, यहां पर ये खेला गया था। उसके बाद एक और चीज अभी बहुत लेटेस्ट उसमें आई है, और वो है TVK। इसका फ्यूचर आगे है, इसलिए इस नाम को अपने दिमाग में रख लो। ये है तमिलात वेत्री कड़गम। ये एक क्षेत्रीय पार्टी है जो तमिलनाडु और पुडुचेरी, तमिलनाडु यानी कि स्टेट और पुडुचेरी यानी कि यूनियन टेरिटरी, इन दोनों में लॉन्च हुई है रिसेंटली। बहुत ज्यादा पुरानी पार्टी नहीं है, ये फरवरी 2024 में लॉन्च हुई है। तमिलनाडु स्टेट को आप जानते हैं, पुडुचेरी को भी जान लो। जिस तरीके से पुर्तगाल के लिए गोवा था, उसी तरीके से फ्रांसीसियों के लिए पौंडीचेरी थी। यानी कि पूरे भारत से पुर्तगाली हट गए, गोवा में बने रहे। पूरे भारत से बैटल ऑफ वांडीवाश के बाद फ्रांसीसी हट गए, इंग्लैंड चलता रहा, और उन्होंने ये पौंडीचेरी बनाई। तो अगर आप जैसे गोवा में जाते हैं तो आपको पुर्तगाली संस्कृति मिलेगी, उसी तरीके से आप पौंडीचेरी में जाते हैं तो आपको फ्रेंच संस्कृति मिलेगी। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आश्रम भी है जो अक्सर पूछ लिया जाता है, ऑरोविल आश्रम। श्री अरविंदो घोष जो फिलोसफर हो गए थे और फ्रीडम स्ट्रगल में भी इन्होंने हिस्सा लिया था, तो इनका जो आश्रम है वो वहां बना हुआ है। और यही पौंडीचेरी वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से जानी जाती है। तो ये जो TVK, ये जो रीजनल पार्टी है, ये इन दोनों जगह पर है। और इसको स्थापित एक तमिलियन एक्टर ने किया जिसका नाम है विजय। उनका पूरा नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। और ये पार्टी उन्होंने बनाई जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टैलिन, उनकी योजनाओं को ये मानते हुए कि ये गलत कर रहे हैं, तमिलनाडु के लोगों के साथ न्याय ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है, विजय ने यात्रा निकालनी शुरू करी। अभी रिसेंटली एक जगह है करूर, और जो विजय हैं उनकी इस करूर स्थान पर जो यात्रा थी उसमें वो हो गया स्टैम्पीड, भगदड़ मच गई।
करीब 35 से 40 लोग उसमें मारे गए हैं और अभी ये चल रहा है, वो जो ऑफिशियल आंकड़े हैं अभी तक यही हैं। इसके बाद पता पड़ेगा कि क्या हुआ। ठीक है, तो करूर जो है वो एकदम पिक्चर में आ गया है। और करूर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तमिलनाडु की टेक्सटाइल कैपिटल है। कपड़े का सबसे बड़ा उद्योग तमिलनाडु में करूर में है। और यहां पर जो है बस बॉडी बिल्डिंग, मतलब भाई बस जब निकलती है या वो ट्रक निकलते हैं, वो खाली चेजेस होता है, उसके ऊपर उनकी बस का निर्माण अलग जगह होता है। तो वो स्थान के लिए भी करूर फेमस है। और यहाँ पर श्री कल्याण पशुपतेश्वर मंदिर के लिए भी जाना जाता है। तो रिसेंटली इस स्थान पर स्टैम्पीड हुआ है। ये जो विजय आरोप लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो स्टालिन बाहर जा रहे हैं बार बार, ये कुछ इन्वेस्टमेंट लेने नहीं जा रहे, बल्कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको खपाने के लिए जा रहे हैं। मतलब बहुत तरीके से ये पॉलिटिकल बुराई जो है या उनकी जो कमियां है उसको उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखें इस स्टैम्पीड के बाद क्या हालत बनते हैं। लेकिन करूर भी ध्यान रखिए और टीवी के भी ध्यान रखिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है युग युगीन भारत म्यूजियम। युग युगीन भारत म्यूजियम, इसकी शुरुआत होने जा रही है और ये रिप्लेस कर देगा आपके नेशनल म्यूजियम को। अब जो अभी तक जो राष्ट्रीय संग्रहालय है उनके स्थान पर जो आएगा वो युग युगीन भारत म्यूजियम आएगा। और जब ये म्यूजियम बन जाएगा तो ये संसार का सबसे बड़ा संग्रहालय बन जाएगा। इसमें करीब 950 कमरे हैं और इसका जो एरिया है वो 117,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में ये बनेगा। तो इसके बनाने के लिए, इसका कंस्ट्रक्शन के लिए वो लगा, मतलब बोलियां बिडिंग करी गई और उस बिड में जो जीता है या जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई है और जिसने डेमोन्स्ट्रेशन अपना करके दिखाया है वो कंपनी है आरकोप। इस कंपनी को ये बिडिंग मिली है और जो उसका चीफ आर्किटेक्ट है वो एक थाईलैंड का है, कोलापत यंत्रशस्त्र। इस व्यक्ति को जो है जो इसने अपना डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से दिया है और अब बहुत जल्दी है ये युग युगीन भारत म्यूजियम का कार्य शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक चीज और मैं कराना चाहता हूं तुम लोगों को, वो ये है कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं, समाचार पत्र पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो कुछ समाचार पत्र का आपके पास आइडिया होना चाहिए। भारत में जब समाचार पत्र शुरू हुए तो ये पहला समाचार पत्र ब्रिटिशर्स के टाइम पे शुरू हुआ और जो समाचार पत्र सबसे पहले भारत में प्रकाशित हुआ उसका नाम है बंगाल गजेट। ठीक है, और जिसने इसको शुरू किया उसका नाम है ऑगस्टस हिक्की। और यही कारण है कि कभी कभी इसको बंगाल गजेट की जगह हिक्की गजेट भी बोल दिया जाता है। इसका पूरा नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की और ये समाचार पत्र क्या कहते हैं 29 जनवरी 1780 में पहली बार प्रकाशित हुआ। तो ये भारत का पहला समाचार पत्र है। कभी भी अगर आपका प्रश्न आता है आप इसका जो है उत्तर यही लिखेंगे। अब ये जो समाचार पत्र हुआ इसकी भी बड़ी अलग विचित्र कहानी है। इसने क्या किया, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहां पर शुरू हो गया था और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए थे वारेन हेस्टिंग्स।
तो इसने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। और एक और व्यक्ति था, देखो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में कई सारी चीजें हुई हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट बना 1773, जिससे पूरा भारत जो है वो धीरे धीरे उनके ब्रिटिश लॉ के हिसाब से आने लगा। फिर कुछ अवध की बेगमें थी जिनसे इसने ब्राइब या रिश्वत खा ली। उसके बाद एक और बड़ा मुकदमा था जिसको बोला जाता है नंद कुमार मुकदमा, नंद कुमार केस। और उस नंद कुमार केस में जो जज था जिसने उसको मृत्युदंड दिया, उसका नाम था एलिजाह इम्पे। अब मुकदमा नंद कुमार पे 420 का है और उसको मृत्युदंड, भारत के किसी भी संविधान में या कहीं भी जो हमारे ये नियम है उसमें कहीं भी जालसाजी की सजा मृत्युदंड नहीं है, लेकिन नंद कुमार को मृत्युदंड दे दिया गया। ये सारी बातें हिक्की ने अपने समाचार पत्र में निकाली। अल्टीमेटली ये वॉरेन हेस्टिंग्स इसके खिलाफ हो गया, इसका समाचार पत्र बंद हो गया। लेकिन आप ये देखिए कि प्रिंट मीडिया की ताकत, उसने जो कुछ लिखा वो इंग्लैंड भी गया और अल्टीमेटली वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चला। यानी कि पहले ही समाचार पत्र ने भारतीय राजनीति में उथल पुथल मचा दी थी। इसका एक स्लोगन था, ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। सबके लिए खुला है लेकिन किसी से भी प्रभावी नहीं है। इसके बाद दूसरा जो समाचार पत्र भारत में आया वो है इंडिया गजेट, ठीक है। और इसको मेसिंग और पीटर रीड ने शुरू किया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बैक का था। जब ये सारी स्थिति देख ली गई कि भाई अगर इस तरीके का समाचार पत्र प्रकाशित होगा तो हम सब परेशानी में आ जाएंगे, तो ये गवर्नमेंट को बैक कर रहा था। और ये 1780 में ही प्रकाशित हुआ है, लेकिन ये नवंबर में प्रकाशित हुआ है। तो ये दूसरा समाचार पत्र है जो भारत में आया। इसके बाद तीसरा समाचार पत्र है कलकत्ता गजेट, ठीक है। ये 1784 में आया और ये जो क्या कहते हैं, जिसने इसको स्थापित किया उनका नाम था फ्रांसिस ग्लैडविन। ठीक है, ये एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, तो ये सारे समाचार पत्र इसमें चलते रहे। फिर एक इंपॉर्टेंट है बंगाल जर्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट अखबार है और ये 1786 में पब्लिश हुआ और इसको थॉमस जोन्स उसने ये पब्लिश कराया था, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट भी था और क्रिटिकल भी था, यानी कि हिक्की के बाद जो 2-3 अखबार आए वो गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद एक अखबार आपको याद रखना पड़ेगा, मद्रास कुरियर। ये इसी ऑर्डर में मैं बता रहा हूं, कभी कभी क्रोनोलॉजी भी पूछ ली जाती है या ये पूछ लिया जाता है कि इसको कितने स्थापित किया। तो मद्रास कुरियर, और मद्रास कुरियर जो है वो रिचर्ड जॉनस्टन, इसके द्वारा शुरू किया गया था। तो मद्रास में शुरू होने वाला ये पहला अखबार है जो अक्टूबर 1785 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद बॉम्बे में भी, बॉम्बे में जो सबसे पहला हुआ वो है क्या कहते हैं, बॉम्बे हेराल्ड। ये 1789 में अखबार शुरू हुआ था और इसमें एक नहीं था, मतलब ये कोलैबोरेट एडिटर्स थे, कोई एक ने इसे शुरू नहीं करा था, मिलके इसको किया गया था, ठीक है। और कालांतर में ये जो है बॉम्बे हेराल्ड ये टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ मिल गया। और उसके बाद बॉम्बे का एक और शुरू हुआ था, बॉम्बे कुरियर, और ये जो है वो एक क्या कहते हैं प्रिंटर भी थे, एश बर्नर, उनके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये कुछ ऐसे अखबार हैं जो 18वीं शताब्दी के अंत में प्रकाशित हुए हैं, बंगाल से, मद्रास से
और क्या कहते हैं बॉम्बे से, क्योंकि इंग्लैंड की 3 ही प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल की प्रेसिडेंसी, एक मद्रास की प्रेसिडेंसी और एक बॉम्बे की प्रेसिडेंसी। तो इनको भी अपने दिमाग में रखना। आगे भी कोई अगर ऐसी चीजें मिलेंगी तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखो, ये मैं जो पढ़ा रहा हूं उसकी कोई भाई ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अब क्या होगा कि ये आपको मेरा जो है वो पढ़ना ही होगा, और उसको सुनने के बाद और उसके नोट्स बनाने के बाद अपने को इन डेप्थ में तैयार करना होगा। बहुत इर्रेलेवेंट भी मत जाइए, लेकिन जो आवश्यकता की चीजें हैं वो बैठ के, अब जैसे मैंने तुम्हें बताया ये क्या कहते हैं द्योचा पचमी के बारे में बताया, सिट विद योर एटलस, देखो ये कहाँ कहाँ पर है, सारी चीजें कहाँ पर हैं, न्यूज़पेपर कौन कौन से निकले, अब तो बहुत सारी चीजें किताबों में सब मिलता है, ठीक है। क्या कहते हैं उसमें सब मिलता है आपको, गूगल और इसमें सारी चीजें मिलती हैं, तो इसको दो, लेकिन ट्रैक अपना यही बना के रखो। हार्ड, देयर इज नो कट शॉर्ट ऑफ हार्ड वर्क। जब मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आप चाहे क्या कहते हैं अपने कोर्स का एग्जाम दे रहे हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो, आप सक्सेस जरूर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।